नमस्कार और आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से समग्र बैच में। 11वीं की दो महत्वपूर्ण एनसीईआरटीज को हम कंप्लीट कर चुके हैं जो कि हैं फंडामेंटल ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा था फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया। और ये दोनों ही एक आधार स्तंभ है, कॉर्नरस्टोन्स है आपकी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन में। तत्पश्चात हम बात करें अगर गत 2-4 वर्षों के अंतर्गत, चाहे सिविल सेवक आपके पास में पीसीएस की बात कर लूं, चाहे मैं यूपीएससी की बात कर लूं, अब ध्यान जो है ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल परंपरागत जो मुद्दे हैं उनसे बेसिकली थोड़ा और अपडेशन की तरफ चल रहा है। इस बार बेसिकली जो ध्यान आकर्षित किया जा रहा है विद्यार्थियों, वो ध्यान आकर्षित किया जा रहा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की तरफ, ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ। और उत्तर लिखना बच्चों के लिए काफी बेसिकली पेचीदा सा हो जाता है, क्योंकि सर भूगोल को बेसिकली जो है हमने एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट में, जलवायु के अंतर्गत बेसिकली हो, वनस्पति में है, और ये सारी चीजें हमने पढ़ी है छठी से लेकर के 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक बेसिकली जो है निरंतर इन चीजों को पढ़ा है। पर सर जब बात की जाती है ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो सर इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, तो सर मानव भूगोल हो, चाहे आपके पास में जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है आपके पास में, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे बच्चे ना ही तो समझ रखते हैं और ना ही बेसिकली उसका उत्तर लिख पाते हैं। और उसका फाउंडेशन कहां से तैयार होगा सर? क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा ध्यान ये विषय आकर्षित करने वाले हैं ज्योग्राफी के और एनवायरनमेंट के संदर्भ में, बेसिकली डेवलपमेंट के संदर्भ में हो, बेसिकली सोसाइटी के संदर्भ में हो, बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज से बेसिकली हम क्या शुरू कर रहे हैं, आपकी 12th की नई एनसीईआरटी। आइए आप सभी का स्वागत है। 12th की एनसीईआरटी जो हिंदी माध्यम में हम पढ़ेंगे, किताब का नाम है मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। तो बेसिकली यहां पे हम इसका अध्याय पहला जो है वो बेसिकली शुरू करने वाले हैं। ऑब्वियसली हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक प्रॉपर क्रैश कोर्स जो है, जो आपको रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसको हमने ऑलरेडी शुरू किया है। आप जरूर बेसिकली कमेंट में दिए गए लिंक पे क्लिक करके इसकी अन्य जानकारी प्राप्त कीजिए और इसका आप जरूर लाभ उठाइए दोस्तों। समग्र बैच में बेसिकली दोस्तों अभी तक जितनी भी हमारी क्लासेस हुई है उसमें ये नया बेसिकली जो है हमारा एडिशन है। और ऑब्वियसली हमारी YouTube के ऊपर 5 बजे जो है करंट अफेयर की क्लास चल रही है। आई होप यू आर टेकिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस ऑल्सो। और अभी बेसिकली हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। जो पहले आपको हर रोज एक लेसन मिल रहा था, अब 2 लेसन्स मिल रहे हैं। आई होप आप दोनों लेसन्स प्राप्त कर रहे हैं। एक दोपहर में अपलोड हो रहा है, एक शाम में अपलोड हो रहा है। मंडे से लेकर के सैटरडे तक 6 दिन 2 लेसन, 12 लेसन आपको प्राप्त हो रहा है। अब इन 12 लेसन 12 अध्याय को पढ़ के, स्वाध्याय करके इसका निचोड़ क्या निकाला आपने? क्या आप इससे बेसिकली खुद को एनरिच कर पा रहे हैं? क्या आप जो तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम रेलेवेंट है या नहीं? इसका मूल्यांकन जरूर कीजिए। पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे हर वीकेंड पे संडे को बेसिकली एक फ्री टेस्ट कंडक्ट होता है, जहां पे बेसिकली इस हफ्ते में कंडक्ट की गई 12 क्लासेस के आधार पे बेसिकली प्रश्न पूछे जाएंगे। सो प्लीज इसको जरूर अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। और कहा जाता है कि सब लोग कहते हैं ना कि सर नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। मैं ये मानता हूं सर, नॉलेज इज नॉट द पावर। ज्ञान अकेला बेसिकली जो है वह शक्ति केंद्र नहीं हो सकता है। एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, यूटिलिटी ऑफ द नॉलेज इज एवरीथिंग। ज्ञान का होना जितना महत्वपूर्ण है विद्यार्थी, उतना ही ज्ञान का प्रयोग करना और भी ज्यादा क्रिटिकल है, राइट? सो यहां पे अप्लाइड नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपके पास में गन है और चलानी नहीं आती तो कोई मतलब नहीं। तो चाहे आप कितना ही एनसीईआरटी पढ़िए, चाहे कितना ही ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज ले लीजिए, बट जब तक आप उस चीज का एक तरीके से जो है प्रैक्टिस पे नहीं लेके आते। सपोज मैंने ज्योग्राफी की 2 एनसीईआरटी पढ़ ली, अब इसमें मैं प्रश्न लगाऊं, अब इसमें मैं मूल्यांकन करूं, कहां गलती हो रही है और कहां सुधार की आवश्यकता है। सो प्लीज अटेम्प्ट द फ्री टेस्ट जो कि पीडब्ल्यू एप्लीकेशंस पे मिलने वाला है। और पीडब्ल्यू एप्लीकेशंस का जो लिंक है, कोर्स लिंक है, वो आपको कमेंट में दिया ही रखा हुआ है, राइट? आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद, क्योंकि आपने पिछले जितने भी लेसन्स मैंने दिए हैं आपको 11th की दोनों एनसीईआरटी का, बहुत ही ज़्यादा बेसिकली जो है आपने उसको पॉजिटिव वे में लिया है। और थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स ने बेसिकली जो है उसको एक सहजता से बेसिकली ज्ञानार्जन के लिए उसका प्रयोग किया है। आप सभी के लिए मैं ध्यान से संज्ञान रखते हुए बेसिकली जो है आपके स्नेह और सम्मान को बेसिकली धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आगे बढ़ते हैं इसी पॉजिटिव नोट पे कि आप इस सेशन को भी अंत तक उतना ही रिक्वेस्ट के साथ में, उतना ही बेसिकली कंसिस्टेंसी के साथ में कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों, श्री गणेश करते हैं फिर हमारी 12th की एनसीईआरटी के अंतर्गत फंडामेंटल्स ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको कहूंगा ये 5 स्टार। किस हिसाब से बेसिकली आपके पास में कोई भी आप मेंस का एग्जाम लिखेंगे, मुख्य परीक्षा का एग्जाम लिखेंगे, वहां पे बेसिकली यहाँ पे मानव भूगोल बहुत ही रेलेवेंट रहने वाला है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। पहला चैप्टर हम इसका पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल, प्रकृति, विषय व क्षेत्र के रूप में। तो मानव भूगोल क्या है, इसके
प्रकृति के बारे में जानेंगे, इसके विषय क्षेत्र में मतलब मानव भूगोल में हम किन किन चीजों की जानकारी लेंगे। बहुत ही ब्रीफ लेसन है, अगले आई गेस 15-20 मिनट में हम इसको कंप्लीट भी कर लेंगे, पर याद रखना ये 20 मिनट अटेंशन आप जो है पूरा अच्छे से रखें। सो हमने बेसिकली इस लेसन को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है परिचय, तत्पश्चात मानव भूगोल की प्रकृति, मतलब आपके पास में इसमें प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, इन दोनों को जानकारी लेंगे। और मतलब ह्यूमन है वह प्रकृति से कनेक्टेड है और प्रकृति जो है वह ह्यूमन से कनेक्टेड है, इन दोनों के बारे में समझेंगे। और मानव भूगोल के क्षेत्र क्या क्या है और उपक्षेत्र क्या क्या है, मतलब जो हम कहते हैं ना कि सर जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में हम इन टॉपिक को पढ़ते हैं, वैसे सर ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ेंगे, मानव भूगोल में क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले, क्या क्षेत्र है क्या उपक्षेत्र है, वो जानकारी लेने की चेष्टा करेंगे। अब सोचिएगा दोस्तों, आपके पास में मैं पर्यावरण की बात करूं, एनवायरनमेंट की बात करूं, एनवायरनमेंट में सबसे पहले तो प्रकृति आती है। प्रकृति जैसे आपके पास में जल है, वायु है, पृथ्वी है आपके पास में, और लास्ट में जाते हुए हम जीवमंडल जिसको कहते हैं, राइट। सो यह सारी चीजें बेसिकली प्रकृति है। फिर आता है मानव, ह्यूमन, तो आपके पास में व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे समुदाय हो, चाहे आपके पास में धर्म हो, चाहे आपके पास में उसका शिक्षा हो, चाहे उसका अर्थशास्त्र हो, चाहे उसके राजनीति शास्त्र हो। सो इन तमाम व्यवस्थाओं को बेसिकली जहां पे एक व्यक्ति विशेष से लेकर के एक क्षेत्र विशेष की भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, राइट। और प्रकृति का और मानव का यहाँ पे एक इंटरैक्शंस हो रहा है, यहां पे एक प्रॉपर बेसिकली जो है कहीं न कहीं कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है। और यही नहीं, मानव जनित भी कई सारे बेसिकली रीजन्स हैं, कई क्षेत्र हैं जिनकी भी हम इसमें स्टडीज करने वाले हैं। जैसे बिल्डिंग्स आवास के लिए हो सकती है, व्यवसाय के लिए हो सकती है, अन्य चीजों के लिए हो सकती है, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, ये सारी क्या है, ये मैन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मानव जनित अवसंरचनाएं हैं, और इनको भी बेसिकली हम इस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट में समझेंगे। सो यहां पे भूगोल एक विषय के रूप में देखा जाए तो पृथ्वी की सतह के अध्ययन को ही तो भूगोल कहा गया है। हम अर्थ को स्टडी करते हैं, है ना। जियोग्राफी क्या था आपके पास में, जियो प्लस ग्राफिया, द स्टडी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अध्ययन को ही बेसिकली हमने क्या कहा था, ज्योग्राफी कहा था। अब यहां पे ह्यूमन ज्योग्राफी क्या हो गया सर फिर आपके पास में, कि सर आप इस अनुशासन में कहेंगे पृथ्वी के भौतिक मतलब फिजिकल मतलब नेचुरल मतलब प्रकृति और मानवीय दोनों घटक इसमें शामिल हो जाते हैं। तो जब भी मैं बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ता हूं तो मैं उसमें मात्र प्रकृति के बारे में, फिजिकल चीजों के बारे में जानता हूं, पहाड़, पठार, मैदान, वर्षा, वायुमंडल, है ना, जल मंडल, स्थल मंडल, जीव मंडल, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर जब मैं ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करता हूं तब मैं भौतिक, फिजिकल या नेचुरल पार्ट जो है हमारी पृथ्वी का, उसके अलावा मानवीय उस घटक को भी शामिल करता हूं, ह्यूमन को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। भौतिक भूगोल जो है वो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, जबकि मानव भूगोल भौतिक व मानव उसके बीच के संबंधों का और मानवीय घटनाओं के स्थानिक वितरण का, और वो कैसे उत्पन्न होते हैं, और दुनिया का विभिन्न हिस्सों के बीच में सामाजिक और आर्थिक अंतर का अध्ययन करता है। समझने की कोशिश की आपने, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी में तो हम मात्र नेचर को पढ़ रहे थे, पहाड़ कैसे बना, पठार कैसे बना, भूकंप कैसे आया, आपके पास अर्थक्वेक कैसा है, सुनामी कैसा है, साइक्लोन कैसा है, चक्रवात कैसे आया, मॉनसून कैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जबकि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ जो हम पढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं वो यहाँ पे आप कहीं न कहीं इस फिजिकल ज्योग्राफी को, इस भौतिक या फिर प्राकृतिक भूगोल को मानव के साथ में और मानव के साथ में जुड़े हुए अन्य आयाम, जैसे उनका समाज, उनकी अर्थव्यवस्था, उनका स्थानिक वितरण, पॉपुलेशन, जनसंख्या, उनका आवास, आवासीय व्यवस्था, ग्राम, शहर, इन सभी चीजों को जानने की, समझने की कोशिश चेष्टा करने वाले हैं। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हम इसमें खाली नेचुरल या फिजिकल चीजें नहीं, हम इसमें कहीं न कहीं ह्यूमंस को भी जोड़ करके देखेंगे, मानव को भी जोड़ करके देखेंगे। वेरी वेल सेड सर। तो पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक है, पहला है सर भौतिक वातावरण जिसको हम प्रकृति कहते हैं, आपके पास में है ना, हवा, पानी है आपके पास में, है ना, जल है, स्थल है आपके पास में, है ना, ये सारी चीजें क्या है, फिजिकल एनवायरनमेंट, हमारा भौतिक वातावरण है। और दूसरी चीज है आपके पास में जीवन रूप, जिससे मनुष्य भी शामिल होता है आपके पास में, लाइफ फॉर्म्स, है ना। और लाइफ फॉर्म में बेसिकली क्या है, जीव जंतु दोनों आते हैं, और मानव भी तो एक जीव है, होमो सपायंस इज ऑल्सो एन एनिमल, राइट सर एंड मैम। सो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जैसे एक छोटा कीड़ा हो, चाहे कोई जलीय जीव हो आपके पास में,
चाहे कोई पेड़ पौधा हो आपके पास में, चाहे कोई भी आपके पास में शाकाहारी मांसाहारी जीव हो, चाहे मानव क्यों ना हो, हम सभी बेसिकली जीव रूप, हम सभी बेसिकली बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं इस अर्थ के ऊपर। सो यहाँ पे भौतिक घटक में तो कई सारी चीजें, कई भू आकृतियां, पहाड़ पठार मैदान स्थलाकृतियां, मिट्टी और प्रकार, जलवायु, है ना, जल, प्राकृतिक वनस्पति, विविध वनस्पतियां, जीव और जंतु के बारे में जानकारी, ये भौतिक घटक है। जबकि मानव निर्मित तत्व क्या है? अब मानव ने भी तो कई सारी चीजें बनाई, जैसे उन्होंने बनाया आवास के लिए घर, कई लोग साथ में मिलकर के गांव, विकसित होकर के शहर, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए परिवहन नेटवर्क, राइट, और फिर उद्योग, खेती, कृषि, व्यापार हेतु बंदरगाह, और कई सारी संस्कृति या कल्चर जिसको कह सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें क्या है? मानव निर्मित। अब हम मानव भूगोल में क्या पढ़ेंगे? हम इन भौतिक घटकों का, अब हम इन फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़े हुए टॉपिक्स को यहां ह्यूमन के साथ में कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे कि सर कैसी मिट्टी में कैसी खेती होगी, कैसी जलवायु में कैसा गांव या कैसा शहर या कैसा पहनावा, कैसी संस्कृति होगी, राइट और रॉन्ग, समझ पा रहे आप लोग? सो यहां पे आप मानव को प्रकृति से, मानव को ज्योग्राफी से जोड़ करके पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, राइट। आर वी एबल टू अंडरस्टैंड? चलिए, सो यहां पे पर्यावरण तथा पर्यावरण के साथ मानव का अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया को कहा जाता है इंटरैक्शन। अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है इसको? इंटरैक्शन। आर वी एबल टू अंडरस्टैंड? सो मनुष्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपने पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया करता है, ठीक है ना। जैसे ह्यूमन है आपके पास में, वह एक टेक्नोलॉजी का इजाद करता है। जैसे एक वक्त था जब हम पत्थर पाषाण काल में, आयरन एज में बेसिकली लोहे के टूल्स यूज किए हमने। आज बेसिकली सोफिस्टिकेटेड टूल्स हम यूज कर रहे हैं, जैसे मैं ही ये कलम यूज कर रहा हूं, है ना। जबकि आज से पहले हजारों साल पहले जो लोग हुए होंगे, उन्होंने बेसिकली जो है अलग तरह की कलम, अलग तरह की दवात, अलग तरह की लेखनी, अलग तरह का कागज, अलग तरह के ताम्रपत्र यूज किए होंगे, यस और नो? हाँ, तो उस वक्त उन्होंने क्या किया था? अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरैक्ट किया, अपनी उस वक्त की टेक्नोलॉजी को लेकर के, प्रौद्योगिकी को लेकर के। ठीक वैसे ही मनुष्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपने पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया करता है, और प्रौद्योगिकी प्राकृतिक कानूनों को समझ के आधार पर सांस्कृतिक विकास को दर्शाती है, राइट। जैसी प्रौद्योगिकी उसने यूज की, वैसी उसकी संस्कृति नजर आ गई आपके पास में। जैसे सपोज मैं कहता हूं सर आपके पास में कि मैं पत्थर से बने हुए टूल्स यूज करता हूं, राइट। मैं खेती करने के लिए, शिकार करने के लिए, घर बनाने के लिए, वस्तुओं का निर्माण करने के लिए, रक्षा के लिए, प्रतिरक्षा के लिए, जीवन व्यवहार के लिए जिस तकनीक का यूज कर रहा हूं, उसमें वृहद तौर पे पत्थरों का यूज हो रहा है। तो हम कहते हैं सर ये पाषाण काल है। उस वक्त की तकनीक पाषाण काल पे आधारित थी, क्योंकि सारे के सारे टूल, सारे औजार, सारी प्रौद्योगिकी लगभग पत्थरों से बने हुए औजारों के इर्द गिर्द थी। फिर आता है सर पाषाण काल के पश्चात आपके पास में, जिसको हम लोग कहते हैं आयरन एज, लोह युग जिसको कह सकते हैं, है ना। उस वक्त फिर धीरे धीरे हमने चीजों को अलग अलग मेटल्स और अलॉय और मिश्र धातु और उनसे बनी हुई चीजों के ऊपर आधार पे बेसिकली जो है हमारे हथियार और हमारे अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है डेवलप करने लगे थे। तत्पश्चात हम लोग और आगे बढ़े, है ना, और आज बेसिकली हम लोग आ चुके हैं एक प्रॉपर डेवलप्ड, या फिर जिसको मैं कह सकता हूं 21वीं शताब्दी के अंतर्गत, राइट, जहां पे हमारी टेक्नोलॉजी हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को दर्शाती है, राइट। जो आदिम समाज प्रकृति से बहुत प्रभावित हुए करते थे, है ना। क्यों? क्योंकि सपोज आज की तारीख में मैं कहां पे खड़ा हूं सर आपके पास में, सपोज जेजे सर खड़े हैं जोधपुर में, और अभी महीना चल रहा है दिसंबर का, और अभी जेजे सर आपके सामने समक्ष क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना। हिसाब से बेसिकली जोधपुर थार वाला एरिया है, तो यहां पे बेसिकली बारिश बहुत कम होती है, गर्मी अच्छी खासी रहती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पे गर्म माहौल रहता है, एटमॉस्फेयर जो है, एनवायरनमेंट जो है, तापमान जो है वो उच्च रहता है। पर फिर भी अभी आपको पढ़ाते वक्त मैं एसी को यूज कर रहा हूं, और एक प्रॉपर जो है कोट को पहन करके अपने आप को कवर कर रहा हूं, है ना। जैसे बेसिकली मेरे को गर्मी में भी सर्दी का आभास हो रहा हो। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? मैंने अपनी एनवायरनमेंट को, मैंने अपने चारों तरफ के पर्यावरण को कम से कम इस क्लास हॉल में, कम से कम इस एयर कंडीशनड जो आपकी व्यवस्था है उसके अंतर्गत क्या क्या है कंट्रोल कर लिया। आज से क्या 5000 वर्ष पहले हम लोग ये आदिम मानव कर पाते थे? नहीं सर। उस वक्त अगर ठंड पड़ रही है तो आपको किसी जानवर की खाल पहननी पड़ेगी। आप अगर एस्किमो हो तो बर्फ के बने हुए बेसिकली जो है घर, उसके अंदर आपको रहना पड़ेगा, राइट। या फिर आप आदिम मानव हो तो आपको बेसिकली किसी गुफा के अंदर बेसिकली आग लगा करके, शरण लेकर के अपने आप को गर्म रखना होगा। मतलब आज से पहले
हजारों वर्ष पहले जब आदिम मानव हुआ करता था, वह प्रकृति से, वह पर्यावरण से, वह वहां के जलवायु और वहां के प्रभावकारी कारकों से बहुत प्रभावित हुआ करते थे। इस कारण हम कहते थे कि सर जैसा देश वैसा भेष। कोई आदमी लंदन से आता है टाई बांध के आता है, कारण क्या था सर उसका? क्योंकि सर उस एरिया में ठंड काफी है और वो कोशिश करते थे कि सर ठंडी हवा कहीं से भी बेसिकली, है ना, प्रॉपर यहाँ पे बेसिकली कर्ची पे बेसिकली डबल बटन्स लगे होते थे ताकि हवा यहाँ से एंटर ना करे, है ना, प्रॉपर शूटेड एंड बूटेड रहते थे, बेल्ट यूज करते थे, कहीं से भी बेसिकली ठंडी हवा आपके शरीर में प्रवेश ना करे, है ना। तो ठंड से बचने का वो उपाय हुआ करता था, राइट। हमारे यहाँ पे धोती कुर्ता पहनते थे। रीजन क्या है आपके पास में? आप उठा करके देखिए, यूपी से लेकर के आप दक्षिण में चले जाइए कन्याकुमारी तक सब धोती पहनते। कल्चर में था कि नहीं था? क्यों था? क्योंकि हम एक ट्रॉपिकल, हम एक उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, जहां गर्मी ज्यादा होती, वहां सर्दी की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे तो वैसे ही उमस और गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल। कहां आप बेसिकली जो है सूट बूट और बेसिकली टाई लगा करके आदमी को मारेंगे क्या? सो ये क्या हुआ? प्राकृतिक नियतिवाद, या फिर जिसको कह सकते हैं पर्यावरण निश्चयवाद। मतलब एनवायरनमेंट डिटरमाइन करता है कि आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, आपकी संस्कृति, आपका व्यवहार, आपका तौर तरीका जीने का कैसा होने वाला है, राइट। तो आप समझ में आए कि शुरुआत में तो ये सारी चीजें कौन तय करता था? प्रकृति तय करती थी कि ठंडे एरिया में आदमी क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे स्टोर रखेंगे, कैसे बेसिकली जो उनकी संस्कृति होगी, तौर तरीका, जीवन यापन का तरीका कैसा होगा, और गर्म स्थान में बेसिकली अलग तरीके से लोग रहेंगे, राइट। तो इसको एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, प्राकृतिक या पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता था। और इसकी और अग्रसर हुए, और जहां उन्होंने प्रकृति के निर्देशों के अनुसार अनुकूलन किया। जैसे जैसे प्रकृति कहती गई गर्म एरिया में उसके अनुसार ढल गए, ठंडे एरिया में उसके अनुसार ढल गए, वो एनवायरमेंट को कभी चेंज नहीं कर पाए, ठीक है ना। अब प्रारंभिक मानव समाज के संसाधनों के लिए प्रकृति पर बहुत ज्यादा निर्भर थे, और वह इसे मदर नेचर भी कहते थे। क्योंकि जैसे बच्चा अपनी हर आवश्यकताओं के लिए, है ना, दूध के लिए हो, रक्षा के लिए हो, है ना, हर चीज से, कपड़े से ले हो, है ना, एक बच्चे को नहलाने से लेकर, खिलाने से लेकर के रख रखाव सब उसकी माता करती है। सेम वे में हम भी, जब आपके पास में आदिम मानव हुआ करते थे, या फिर जो हमारा प्रारंभिक मानव समाज था, इनिशियल ह्यूमन सोसाइटीज जो हुआ करती थी, वो हाईली डिपेंडेंट थी नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, है ना। सारी चीजें उनको प्रकृति से मिलेगी, खाने की, पीने की, पहनने की, है ना, आपके पास में प्रतिरक्षा करने की हथियार भी है, तो वो उन्हीं जंगलों के ऊपर निर्भर हुआ करते थे। और प्रकृति को, उसी एनवायरनमेंट को वो मदर नेचर भी कहते थे आपके पास में, और इसकी पूजा भी करते थे। तो आज भी करते हैं हम लोग, आज भी देख के चलिए। जैसे हम कहते हैं सनातन, तो सनातन धर्म बेसिकली क्या है दोस्तों? आज से हजारों वर्ष पहले जो हमारी सिंपल सोसाइटीज के अंतर्गत नीम को नारायण कहा जाता था, है, वट वृक्ष में बेसिकली भगवान को देखा जाता था। आज भी बेसिकली जो है अन्य हमारे राजस्थान में तो खेजड़ी की भी बेसिकली जो है बहुत ही महिमा मानी जाती है। सो व्हाट इज हैपनिंग? आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वहां की जो अर्ली सोसाइटीज है, वहां के जो प्रारंभिक मानव समाज हुआ करते थे, वो प्रकृति से बहुत रिलेट रखते थे, बहुत कनेक्ट रखते थे। और इसी को बेसिकली प्राकृतिक पर्यावरणीय निश्चयवाद या फिर एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कह दिया कि सर एनवायरमेंट डिटेक्ट कर रहा है, ऐसे रहो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे चलो, राइट। आपके तौर तरीके, इट इज डिटरमाइंड बाय द एनवायरनमेंट, राइट। अब मानव की लगातार जो है इस प्रकृति के साथ में इंटरेक्शंस चालू रहती है। मानव धीरे 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 टेक्नोलॉजी में अग्रसर होता है, विकसित होता है, इवॉल्व होता है। और इस एवोल्यूशन से बेसिकली, यहां से बेसिकली जो है आप यहां तक पहुंचे, होमो सपाइंस तक पहुंचे। हमारी स्पीसीज जो है लाखों वर्षों के एवोल्यूशन के बाद में, विकास की सतत क्रिया के बाद में बेसिकली जो है आज इस स्तर पे पहुंची। तो समय के साथ हमने सामाजिक और हमारी सांस्कृतिक विकास के साथ मनुष्य ने बेहतर तकनीक विकसित की। तो जैसे जैसे हम इवॉल्व होते गए, हमने अपने तौर तरीके, हमने हमारे टूल्स, हमारी टेक्निक्स और ज्यादा अपडेट कर ली। और बेहतर प्रौद्योगिकी ने समाज की आवश्यकताओं की स्थिति से स्वतंत्रता की ओर स्थानांतरित कर दिया। मतलब अब आदमी जो था ना, एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट नहीं था। अब आदमी को टेक्निक्स पता चलने लगे। अब आदमी जो है सर्दी में भी बेसिकली किस तरीके से वो जो है अपना बचाव कर सकता है उसे पता था। गर्मी में भी वो कैसे अपना बचाव कर सकता है उसे पता था। बारिश नहीं भी हो रही है तो वो किस तरीके से पानी की व्यवस्था कर सकता है उसे पता था। सो व्हाट इज हैपनिंग कि जहां पे उसको संसाधन बेसिकली यूज करने थे, वह पहले प्रकृति के अनुरूप कर पा रहा था। अब प्रकृति के आदेशों के, प्रकृति के निश्चयवाद के विपरीत भी जाकर के अपनी टेक्निक को, अपनी तकनीक को, अपनी टेक्नोलॉजी को उन्नत करके, अपने औजारों को उन्नत करके, अपने मेथड्स को बेटर करके उन्होंने कहीं न कहीं हमारे प्रकृति के संसाधनों का दोहन
वहन करना शुरू किया और कई नई संभावनाएं पैदा हुई उसके कारण। तो मानवीय गतिविधियों ने पर्यावरण को नया आकार देना शुरू कर दिया। तो पहले क्या हो रहा था, पहले ऐसा हो रहा था कि प्रकृति डिटरमाइन करती थी, है ना, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पर्यावरणीय निश्चयवाद, कैसा पहनोगे, कैसा खाओगे, कहां रहोगे, कैसे रहोगे, हमारे तौर तरीके, हमारी संस्कृति, हमारी टेक्निक, सब एनवायरमेंट डिटरमाइन करता है। कर ही नहीं पाते थे दूसरा सर हमारे पास में। पर जैसे जैसे यह इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, हमने और नई संभावनाएं ढूंढी और उसके पश्चात क्या हुआ, अब मानव डिक्टेट करता है कि सर एनवायरमेंट को कैसे कंट्रोल करना है। राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग सर। जैसे हमने यहां पे बेसिकली जो है गांवों का, शहरों का विस्तार करना शुरू कर दिया। हमने बंदरगाह नहीं थे, वहां भी बंदरगाह बना दिए। हमने वनों को काट करके कृषि भूमियां बना दी। हमने यहां तक कि महासागरीय तल पर बेसिकली जो है, यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वहां से भी संसाधन जुटाना शुरू कर दिए। यहां तक समुद्री मार्गों को बेसिकली हमने खोजा, अंतरिक्ष और उपग्रह आदि को जोड़ करके बेसिकली हमारी टेक्निक को, हमारी जानकारी को और उन्नत किया हमने, और इत्यादि ऐसे सांस्कृतिक भूदृश्य बेसिकली जो है तैयार हुआ आपके पास में। सो क्या हो रहा है आपके पास में, इनिशियल जो ह्यूमन इंटरेक्शंस थी उसके ऊपर एनवायरनमेंट डोमिनेट करता था। बाद में क्या हो, जैसे जैसे टेक्निक डेवलप होती गई, जैसे जैसे टेक्निक डेवलप होती गई, जैसे जैसे विकास होता गया, जैसे जैसे उन्नत तकनीक आती गई, वैसे वैसे अब ह्यूमन डिटरमाइन करता है, मैन डिटरमाइन करता है कि हाउ इज गोइंग टू बी द फेट ऑफ द एनवायरनमेंट। प्रकृति का, पर्यावरण का वह बेसिकली तय कर रहा है। ठीक है सर, इसे संभावनावाद कहा गया, इसे पॉसिबिलिज्म कहा गया। संभावनावाद या फिर पॉसिबिलिज्म मतलब पॉसिबिलिटीज को ढूंढना। यह क्या है सर आपके पास में कि सर प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है और इसके कारण प्रकृति पर अपनी गतिविधियों की छाप छोड़ देता है। जैसे प्रकृति ने आपको दिया लकड़ी, आपने जलाया, प्रकृति ने दिया कोयला, प्रकृति ने दिया आपको फॉसिल फ्यूल, है ना, और आपने उसी पेट्रोल और डीजल और नेचुरल गैस को यूज करके क्या किया, ज्यादा से ज्यादा धुआं उत्सर्जित किया और ग्रीन हाउस गैस इमिशन कर दिया। सो क्या हो रहा है आपके पास में, क्या करने की कोशिश करो, प्रकृति ने आपको दिया संसाधन, आपने उद्योग लगाया और उद्योग से प्रदूषण कॉज कर रहे हो। राइट। सो यहां पे बताया जा रहा है कि सर प्रकृति हमेशा अवसर देती है और मानव उन अवसरों का उपयोग करता है और प्रकृति पर अपनी गतिविधियों की छाप छोड़ता है। सो प्रौद्योगिकी समाज को प्रकृति द्वारा लगाई गई बाधाओं को दूर करने और पर्यावरण को बदलने वाली जीवन शैली बनाने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इट इज टेक्नोलॉजी। जैसे ही टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, जैसे ही नई तकनीक हमारे पास में आने लगी, तो हमने पहले बेसिकली देखो एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए पैदल नहीं जा सकते थे, रात में नहीं जा सकते थे, है ना, इतने जंगल, इतने झाड़ियां, इतने कांटे वगैरह, है ना, एक दुर्गम मार्ग हुआ करते थे। पर अब हमने देखा सर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ढाणी से ढाणी को पूरा प्रॉपर मेटल पक्की सड़क से कनेक्ट कर दिया सर आपने। क्या हो रहा है आपके पास में सर, अब यातायात संभव हुआ, है ना, कहीं न कहीं नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर हो या फिर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे आपके पास में फ्राइट कॉरिडोर्स हो, इन सभी के माध्यम से हमने यात्रियों का और कहीं न कहीं सामान का एक जगह से दूसरी जगह तक परिवहन सुनिश्चित किया। हवाई मार्ग, जल मार्ग से लेकर के यही नहीं, यहां तक कि हमने हमारी रेस को स्पेस में भी बेसिकली देखने की कोशिश की। राइट। सो उन्नत तकनीक के माध्यम से हमने यह डिटरमाइन किया कि सर क्या होने वाली हमारी फेट। राइट। किस तरीके से बेसिकली अब मानव बेसिकली कहते हैं कि सर जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में बाहर जाएंगे ऑक्सीजन है ही नहीं, मानव रह ही नहीं पाएगा। पर अंतरिक्ष में कई सालों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चल रहा है। कैसे हुआ, हमारी तकनीक से, इजहाद से हमने तय किया कि सर किस तरह हम हमारे पर्यावरण को, एटमॉस्फेयर को बदल सकते हैं और इस एटमॉस्फेयर, इस पर्यावरण को बदलते हुए किस प्रकार हम बेसिकली सक्षम बनेंगे अपनी नई जीवन शैली को बनाने में। यहां तक क्लियर हुआ आपके पास में। फिर एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था ग्रिफिथ टेलर, ये लेकर आए नियो डिटर्मिनिज्म या फिर नव निश्चयवाद। नियो डिटर्मिनिज्म क्या है दोस्तों, नव निश्चयवाद, नव मतलब नई नई अवधारणा लेकर आए। जो डिटर्मिनिज्म था, निश्चयवाद था कि सर एनवायरमेंट ही डिटरमाइन करता है सब कुछ, इसमें ही कुछ नई अवधारणा, उसमें कुछ बदलाव लेकर आए। इन्होंने क्या कहा कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको और जाओ निश्चयवाद। ये रुको और जाओ या फिर स्टॉप एंड गो, इसको क्या लिखा जाता है, स्टॉप एंड गो। जैसा आप बेसिकली करते हो ट्रैफिक सिग्नल पे, लाल बत्ती है तो रुक जाओ, है ना, और हरी बत्ती है तो आगे निकल जाओ, है ना, ठीक वैसे इन्होंने नियो डिटर्मिनिज्म या नव निश्चयवाद में बेसिकली क्या कहा ग्रिफिथ ने कि सर पर्यावरण निश्चयवाद है और संभावनावाद है। संभावनावाद में तो हमने बेसिकली क्या कहा, जैसे ही हमने पॉसिबिलिज्म का नाम दिया तो हमने कहा कि सर जो ह्यूमन है यह बेसिकली क्या है, बहुत पावरफुल है, ये कुछ भी कर सकता है टेक्नोलॉजी का विकास करके। जबकि इससे पहले बेसिकली
एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात की थी तो हमने बेसिकली क्या बोला था कि सर यहां पे आपके पास में नेचर, प्रकृति ही सर्वे सर्वा है, प्रकृति से ऊपर कोई नहीं उठ सकता। प्रकृति बताएगी तो ये करो, प्रकृति बताएगी तो वो करो। आपके संसाधन और संसाधनों का दोहन सब प्रकृति के अनुरूप होने वाला है। तो इन तमाम चीजों को बेसिकली हम सीखते हैं, वे समझते हैं। अब नए जो आपके पास में ग्रिफिथ टेलर आते हैं, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा क्या होता है कि ग्रिफिथ टेलर इन दोनों के बीच का एक आपके पास में थ्योरी लेके आते हैं और उस थ्योरी को बेसिकली बोला जाता है नियो डिटर्मिनिज्म। क्या नाम दिया जाता है? नियो डिटर्मिनिज्म। कि सर एग्जैक्टली ना ही तो चीजें सारी प्रकृति के फेवर में है और ना ही सारी चीजें जो है मानव के फेवर में। सर यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं एक मिडल ग्राउंड है जहां पे संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है, निश्चयवाद और संभावनावाद के मध्य। ये नियो डिटर्मिनिज्म दर्शाता है कि मानव प्रकृति के संकेतों का पालन करके उन पे विजय प्राप्त कर सकता है, जिसका अर्थार्थ यह है कि विकास उन सीमाओं के भीतर हो सकता है जहां पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे। मतलब हम कह रहे हैं कि सर ह्यूमन डेवलप कर सकता है, पॉसिबिलिज्म है, टेक्निक डेवलप कर सकता है और एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता है। एट द सेम टाइम हम ये भी कह रहे हैं कि वो उतना ही कर सकता है जितना नेचर अलाउ कर रही है, जितना प्रकृति अलाउ कर रही है। अगर प्रकृति जितना अलाउ कर रही है उतना वो कर रहा है, दैट इज गुड। इसीलिए कहा स्टॉप एंड गो। गो कितना? जितना प्रकृति अलाउ कर रही है उतना यू कैन गो हेड। अब जहां पे प्रकृति सीमाएं रख देती है, जहां पे नेचर बाउंड्रीज रख देती है, वहां पे यू हैव टू स्टॉप ऑल्सो। तो रुको और जाओ, निश्चयवाद समझ में आया आपको? इसी को ही नियो डिटर्मिनिज्म कहा, राइट? स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहा। किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। इसने बोला विकास संभव है पर प्रकृति के द्वारा जो संकेतों का पालन करना होगा, विकास उन्हीं सीमाओं में होगा जहां पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। एक बार तुम प्रकृति पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने लगे तो क्या होगा? टन गोपाल हो जाएगा तुम्हारा। कैसे हो जाएगा सर? समझने के लिए उत्तराखंड का एग्जांपल ले लो। अब आप ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इतना कर रहे हैं, चमोली में क्या हुआ? आपके पास में बादल फट जाते हैं सर। सिक्किम में क्या हो जाता है सर? आपके पास में ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट हो जाते हैं सर, है ना? फ्लैश फ्लड्स अर्बन एरियाज में देखे जाते हैं सर, राइट? कई टनल्स कोलैप्स हो जाती है सर उत्तराखंड के अंदर और सब हिमालयन रीजन में। क्यों सर? क्योंकि आपने प्रकृति के द्वारा दिए गए संकेतों को समय रहते हुए नहीं भापा और आपने वहां पे अपने आप को नहीं रोका। आपको रुकना होगा, उन सीमाओं को कहीं न कहीं जो है मानना होगा। अगर नहीं मानेंगे यू विल कोलैप्स सर एंड मैम, यू विल कोलैप्स एंड दैट्स व्हाट हैपेंड, राइट? तो यह अवधारणा अनियंत्रित मानव गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी देती है कि सर आप संसाधनों का दोहन, आप प्रकृति का दोहन, आप पर्यावरण का दोहन, आप जलवायु का दोहन, आप गैसों का दोहन, आप किसी भी चीज का दोहन लिमिट से बाहर करेंगे, एनवायरनमेंट की चेतावनियों के बाहर करेंगे, है ना? जिसके कारण जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव हो, ओजोन होल हो, क्लाइमेट चेंज हो, ये सारे मुद्दे उसी के सामने तो आए। सो ग्रिफिथ टेलर के इस थॉट के बाद में ही हमको पता चला कि सर हम चेंजेस ला सकते हैं बट वेल विद इन द बाउंड्री। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको और जाओ, निश्चयवाद। समझ में आया? देखो ये पढ़ते वक्त, ये सीखते वक्त, ये समझते वक्त आपके चेहरे की मुस्कान बरकरार रहनी चाहिए। स्माइल ऑन योर फेस शुड रिमेन इंटैक्ट, ठीक है? अब मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र समझते हैं और उसके बाद में ये क्लास खत्म हो जाएगी। अगले 10 मिनट दीजिएगा मुझे खाली बस। देखिए जो हमारा मानव भूगोल है वह अत्यधिक अंतर विषयक प्रकृति का है, क्योंकि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वह व्यक्ति विशेष ही नहीं, वो पूरी जनसंख्या की बात करेगा। वह कहीं न कहीं उनके सामाजिक तौर तरीके, राजनीतिक तौर तरीकों की, उनके सांस्कृतिक तौर तरीकों की, उनके व्यवहारिक तौर तरीकों की, उनके आर्थिक तौर तरीकों की, उनके सामाजिक तौर तरीकों की, उनके शहरी और ग्रामीण तौर तरीकों की बात करेगा। तो कैसे आप शहरों में रहते हैं, कैसे समाज में रहते हैं, कैसी आपकी अर्थव्यवस्था है, कैसे आपका बिहेवियर है, कैसा आपका कल्चर है, कैसे आपकी पॉलिटी है, इन सभी के आधार पर बेसिकली हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर मानवीय तत्वों को समझने और समझाने के लिए सामाजिक विज्ञान में अन्य सहयोग विषयों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करता है ये, राइट? तो आप ये समझ में आ गया आपके पास में कि सर हम ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या कर रहे हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी को अगर सेंटर रखते हैं तो यह कहीं न कहीं सामाजिक विज्ञान जो है, हमारी जो सोशल साइंस जो है, उसके अन्य सहयोगी विषयों के साथ में हमारा इंटरकनेक्शन बनाएगा और कई उपक्षेत्र उभर के सामने आएंगे और ये सभी उपक्षेत्र भूगोल, मानव भूगोल के साथ में कनेक्ट करके पढ़े जा सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर ये सारा पॉपुलेशन आएगा, अर्बन प्लानिंग एंड सेटलमेंट आएगा, है ना? कल्चरल ज्योग्राफी, बिहेवियरल ज्योग्राफी है आपके पास में, इकोनॉमिक और सोशल ज्योग्राफी, ये सारा चीजें इसमें आएगा, राइट? तो ब्रांच ह्यूमन ज्योग्राफी की कई ब्रांचेस संभव है। सबसे पहली ब्रांच आप कल्चर को समझने की कोशिश करो, है ना? फिर
इकोनॉमी को समझने की कोशिश करो, पॉलिटी को समझने की कोशिश करो, अर्बन एरियाज की प्लानिंग को, सेटलमेंट्स को कैसे बनते हैं उनको समझो, हिस्टोरिकल हो, पॉपुलेशन ज्योग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना, फिर है मेडिकल ज्योग्राफी, बिहेवियरल ज्योग्राफी, सोशल एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। मतलब आपने क्या किया, सोशल साइंस के हर एक चीज को ह्यूमन ज्योग्राफी से जोड़ देना है, मानव की इंटरेक्शंस के साथ जोड़ देता है, मानव क्या कर रहा है उसके साथ जोड़ देना है, दैट इज द ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी समझ में आया आपके पास में। अब जनरल ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, हम एक स्पेशल मतलब एक जगह विशेष में, क्षेत्र विशेष में, है ना, ह्यूमन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं, है ना, कि सर मानव जनसंख्या कैसे फैली हुई है, मानव कैसे कहां पे रह रहा है, कहां ग्राम है, कहां शहर है, कहां आबादी, कहां जनसंख्या कितनी, कहां घट रही है, कहां बढ़ रही है, उनके सेटलमेंट्स कहां है, सेटलमेंट्स मतलब आवास, रहने का तरीका, कि गांव में किस तरीके से रहते हैं लोग, शहरों में किस तरीके से रहते हैं, क्या प्लानिंग है उसके पीछे, कल्चरल फिनोमिना है उससे रिलेटेड तो क्या है आपके पास में, सांस्कृतिक चीजें हैं तो, राइट, पृथ्वी के धरातल पे। अब ह्यूमन ज्योग्राफर्स बेसिकली क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे कि सर माइग्रेशन, विस्थापन, एक जगह से दूसरी जगह, इंटरनल माइग्रेशन, जैसे कोई बंदा बिहार से बेसिकली जाता है गुजरात या महाराष्ट्र नौकरी ढूंढने के लिए, तो ये माइग्रेशन हुआ, माइग्रेशन पैटर्न समझेंगे, शहरीकरण उसको जानेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जानेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम और सोशल इंटरेक्शंस जानेंगे। इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि विल अंडरस्टैंड हाउ द ह्यूमन शेप एंड शेप बाय देयर सराउंडिंग, कि कैसे मानव अपने पर्यावरण को प्रभावित करता है और कैसे मानव अपने पर्यावरण से प्रभावित होता है, बस इसको जानना ही मानव मानव भूगोल है। तो क्या क्या थीम है, लोकेशन, प्लेस, ह्यूमन एनवायरनमेंट, इंटरेक्शन, मूवमेंट और रीजन, ये पढ़ना है, पॉपुलेशन एटसेट्रा, राइट। तो फिजिकल ज्योग्राफी में तो आप वेदर है, क्लाइमेट है, लैंडफॉर्म है, टेक्टोनिक एक्टिविटी, भूकंप वगैरह सब पढ़ रहे थे। ह्यूमन ज्योग्राफी में इसी जगह आएगा पॉपुलेशन, जनसंख्या, कल्चर, संस्कृति, डेवलपमेंट, जो कहते हैं ना विकास, वो इसी में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसी में आएगी, राइट। तो ज्योग्राफी के कई सारे अलग अलग एंगल जो थे ना आपके पास में, उसमें से बेसिकली हम कल्चर है आपके पास में, पॉपुलेशन है, इकोनॉमी है आपके पास में, डेवलपमेंट, इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आपकी एनसीईआरटी में कहा कि सर आपके जो कई सब फील्ड हो सकते, जैसे सोशल ज्योग्राफी है, उसको अगर मैं बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी में देखूं तो आदमी के बिहेवियर के आधार पे बिहेवियर ज्योग्राफी होगी आपके पास में, जैसे साइकोलॉजी है आपके पास में, सोशल वेलबींग को लेकर के वेलफेयर इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी ऑफ डेजर्ट को लेकर के सोशियोलॉजी हो गया, कल्चरल ज्योग्राफी हो गया आपके पास, जैसे एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं नरविज्ञान में, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी। अर्बन एरिया के लिए ज्योग्राफी अगर पढ़ेंगे, जैसे अर्बन एरिया में कैसे पॉपुलेशन सेटलमेंट होता है, कैसे प्लानिंग होती है, उसकी यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम इलेक्टोरल और मिलिट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जहां पे पॉलिटिकल और मिलिट्री साइंसेस वगैरह आती हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहां डेमोग्राफी, जनसंख्या को पढ़ा जाता है, डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन चेंजेस। सेटलमेंट ज्योग्राफी में आप ग्रामीण और जो शहरी एरिया में किस तरीके से नियोजन, क्या प्लानिंग चल रही है, उसको जानते हैं, सीखते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी बेसिकली संसाधन क्या है, कृषि कैसे हो रही है, उद्योग कैसे हो रहा है, मार्केटिंग कैसे हो रही है, टूरिज्म कैसे हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसे हो रहा है, इसको समझते हैं। ये सारा कर कौन रहा है, मानव ही तो कर रहा है, संसाधनों के प्रयोग से लेकर के, कृषि से लेकर के, उद्योग से लेकर के, मार्केटिंग से लेकर के, है ना, जो आपका टूरिज्म हो, चाहे आपके पास में इंटरनेशनल ट्रेड हो, ये सारा मानव ही तो कर रहा है। अब देखिए इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज क्या, जैसे मैं आपके लिए प्रीवियस 2 क्वेश्चंस लेके आया हूं। देखिए यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी सड़कें, नदियां और नहरें दोनों और विकसित होती हैं, ठीक है ना। तो यहां पे बेसिकली क्या है कि परिपत्र, रेखीय, क्रॉस के आकार और वर्ग के आधार पर, तो बस्तियों में मतलब आपके पास में सेटलमेंट्स की बात की गई है कि कैसे ह्यूमन सेटलमेंट्स होता है, कि किस सेटलमेंट्स में सड़क, नदियां और या नहरें के दोनों और विकसित कर सकते हैं आपके पास में। तो यहाँ पे रेखिक होगा आपके पास में। तो यहाँ पे क्या पूछा गया आपके पास में, रूरल सेटलमेंट्स, रूरल सेटलमेंट, लीनियर प्लानिंग, है ना, लीनियर पैटर्न क्या होगा, स्टार पैटर्न क्या होगा, सर्कुलर है, टी शेप है, डबल है, ये पूछा जाता है आपके पास में। निम्न कारक पर विस्तार करें, कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। ऐसे कैसे जनसंख्या वितरण को कौन प्रभावित करेगा, क्या पानी, क्या भू आकृति, जलवायु करेगी, मिट्टी करेगी, हाँ सर सभी करेंगे। तो सर ऐसे प्रश्न प्रीलिम्स मारे और मुख्य परीक्षा में भी आएंगे, जो उत्तरोत्तर हम जानते जाएंगे। पहला लेसन था, इसको थोड़ा हल्का रखा गया है ताकि आपका इंटरेस्ट बन सके। इस टेलीग्राम हैंडल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए नाम जगदीश जहांगीर सर PW। इस टेलीग्राम हैंडल पे हर रोज 5 बजे हम लोग अवेलेबल कराएंगे आपको द हिंदू एनालिसिस, हिंदी माध्यम के अंतर्गत रहेगा। जो गांव में बच्चे बैठे हैं वो यहाँ से बेसिकली पढ़ पाएंगे, हिंदी में PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। तत्पश्चात इस क्लास को रेट जरूर करें आप लोग, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना जेन्युइन फीडबैक जो है ना, वो जरूर बताएं कि हाँ सर अब हमारी आंखें खुली कि सर मानव भूगोल क्या होता है, इसको जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और
आगे की श्रृंखला में अगले अगले हफ्तों में हम इसमें बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक लेके आएंगे। विद अ स्माइल ऑन द फेस एंड द कॉन्फिडेंस इन द हार्ट, आई विल टेक योर लीव नाउ। थैंक यू। जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू दोस्तों।